Good morning, students. So, this is video number 7, and this is also the last video of the topic, the French Revolution. And in this video, our today's topic is the abolition of slavery. Slavery means दास्ता यानी कि गुलामी, गुलामी को ख़त्म करना. तो फ्रांस के अंदर गुलामी को एबोलिश कैसे किया, वहाँ से उन्मूलन यानी कि उसको समाप्त कैसे किया गया. One of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. So जिस समय पर जैकोबिन रेजिम का शासनकाल था, जैकोबिन ग्रुप वालों का, उस समय पर जो सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव यानी कि सुधार किया गया, वो क्या था कि दास्ता को ख़त्म करना, गुलामी को ख़त्म करना. और वो कहाँ पर? फ्रेंच कॉलोनीज़ में. यानी कि फ्रांस ने जितने भी अपने आसपास के एरियाज़ को ऑक्यूपाई कर रखा था, उन सभी एरियाज से स्लेवरी को ख़त्म किया गया. The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and Saint Domingo. So कैरेबियन जो जगह है, उस जगह पर जो हमें बताए गए प्लेसेस मार्टिनिक, Guadeloupe and Saint Domingo were important suppliers of the commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. तो कैरेबियन जो हमारे आइलैंड्स हैं, छोटा छोटा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, वहाँ पर इन जगहों पर ये इंपॉर्टेंट सप्लायर होते थे. किन चीज़ों के? टोबैको के, इंडिगो मीन्स नील जो यूज करते हैं, शुगर एंड कॉफ़ी. बट द रिलेक्टेंस ऑफ द यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन. अब देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे सपोज या फिर यूरोपियंस थे, वो क्या करते थे, कैरेबियन वाली जगह पर आकर काम करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर टोबैको है, इंडिगो, शुगर बहुत ज़्यादा होता था. परंतु यूरोप के लोग ये बोलते थे कि हम अपने जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर काम नहीं करेंगे जिस जगह को हम नहीं जानते हैं. तो यहाँ पर सिंपल सा एक मतलब निकलता है इसका कि उनके पास जो लेबर है, मजदूर जो चाहिए, उनकी कमी होगी प्लांटेशन करने के लिए. सो दिस वॉज मेट बाय ए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज. सो इसका जो सोल्यूशन निकाला गया, वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में एक स्लेव्स का ट्रेड किया जाता था अफ्रीका, यूरोप और अमेरिकाज के बीच में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका इंक्लूडिंग. द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी. और ये जो स्लेव यानी कि दास्ता, गुलामों को जो व्यापार किया जाता था, ये 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है. मैं एक बार इनको मैप पे दिखा देता हूँ आपको. देखिए, यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, इसके बीच में यहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड्स, इसको वेस्ट इंडीज़ वाला पार्ट बोल देते हैं, इसको कैरेबियन बोला गया है. और यहाँ से जो ट्रेड ये चलता था, फ्रांस यहाँ पर है, यूरोप में, यहाँ से ट्रेडर चलते थे, अफ्रीका जाते थे, अफ्रीका से जो है स्लेव्स थे उनको वो ख़रीदते थे, फिर कैरेबियन वाली जगह पे ले जाते थे, और यहाँ से फिर वो फ्रांस. यानी कि इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाता था किस किस के बीच में? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, जिनका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका बोथ इंक्लूडिंग दिस. French merchants sailed from the ports of Bordeaux और नांतेज टू द अफ्रीकन कोस्ट. सो जो फ्रांस के व्यापारी लोग होते थे, वो बोर्दे और नांतेज दो जगह हैं जो कि फ्रांस में हैं. वहाँ के जो कोस्टल एरिया है यानी कि तटीय क्षेत्र, वहाँ से वो समुद्री यात्रा पर निकलते थे और अफ्रीका के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर पहुँच जाते थे. वेयर द बोट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चीफ्टेंस. और वहाँ पर जो प्रमुख बेचने वाले जो अधिकारी होते थे, उनसे वो स्लेव्स को खरीदते थे. ब्रांडेड एंड सैकल्ड, उनके ऊपर टैग लगा देते थे और उनको बेड़ियों से बांध कर रखते थे. द स्लेव्स वर पैक टाइटली इनटू द शिप. और जहाज के, समुद्री जहाज के अंदर उनको बड़ा टाइटली पैक कर दिया जाता था फॉर द 3-month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन. सो अफ्रीका से वो चलते थे, बीच में अटलांटिक ओशन आता है जैसे हमने ट्रायंगल बना के देखा था अभी, और सीधा कैरेबियन में पहुंच जाते थे. और वहां तक पहुंचने में उनको लगभग 3 months का टाइम जो लग जाता था. देयर दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स. और वहाँ पर जाकर जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उनको बेच दिया जाता था. द एक्सप्लोटेशन ऑफ द स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो. सो यूरोप की मार्केट में जो शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की डिमांड इतनी बढ़ती जा रही थी, उसको पूरा करने के लिए एक ही समाधान निकाला गया कि जो हमने ये स्लेव्स हैं, यानी कि जिन गुलामों को हम खरीद के लाए हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सप्लॉइट किया जाए. Port cities like Bordeaux and Nantes
owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. सो हमने पहले ही पढ़ा कि तटीय क्षेत्र ये थे बोर्दे एंड नांतेज, तो यहाँ पर जो है आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गई, और वो किस वजह से हुई? इस स्लेव ट्रेड की वजह से ही। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वॉज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। तो फ्रांस के अंदर 18th सेंचुरी में पूरी में कोई ज़्यादा जो आलोचना नहीं की गई स्लेवरी सिस्टम की। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ द मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। सो नेशनल असेंबली जो बनी थी उसने कई बार जो ऐसे वाद विवाद किया कि जो हमने ये आदमियों को अधिकार दे रखे हैं, क्या हमें ये अधिकार हमारे अंडर में जो कॉलोनीज है वहाँ पर रहने वाले जो स्लेव्स हैं उनको भी देने चाहिए। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज, परंतु उन्होंने कोई भी कानून जो है पास नहीं किया। फियरिंग ओपोजिशन फ्रॉम द बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड, क्योंकि उनको डर था नेशनल असेंबली को कि जो बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं वो हमारे ओपोजिट चले जाएंगे, क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन थे उनकी जो इनकम थी वो डिपेंड करती थी स्लेव ट्रेड पर। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 legislated free all slaves in the French overseas possessions। तो अंततः कन्वेक्शन जो बनी थी हमारी बाद में आके, उसने 1794 में एक कानून बनाया कि हमारे जो ओवरसीज यानी कि कॉलोनीज में जितने भी स्लेव्स हैं उनको फ्री कर दिया जाए। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर, परंतु ये भी ज़्यादा लंबे समय तक नीति नहीं चली। 10 years लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। 1804 में नेपोलियन अपने आप को एम्परर डिक्लेयर कर देता है वहाँ का, तो 1804 में आके 10 साल बाद एग्जैक्टली वो दोबारा से स्लेवरी को ले आता है। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सो जो प्लांटेशन ओनर थे, जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे, वो ऐसा मानते थे कि उनकी आज़ादी का मतलब ये है कि उनके पास एक अधिकार है कि अफ्रीकन निग्रोज जो हैं, जो स्लेव वहाँ से आते हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो आर्थिक स्थिति अपनी बढ़ाने के लिए, ठीक करने के लिए। तो निग्रोज क्या है? ये अफ्रीका के रहने वाले जो वहाँ के निवासी लोग, उनको निग्रोज कहा जाता था। स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड डाउन, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1848 में व्हेन वॉज स्लेवरी एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज, सो इट वॉज इन 1848। So along with this, our next topic, this is the last one, I guess. After that, we will go for the conclusion. The revolution and everyday life. So क्रांति है और हमारा जो एक नियमित जीवन है, हमारा जो डेली लाइफ है, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़े, आम आदमी के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़े। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर? क्या राजनीति लोग जो कपड़े डालते हैं उनको बदल सकती है? द लैंग्वेज दे स्पीक, जो भाषा वो बोलते हैं उनको बदल सकती है? और द बुक्स दे रीड, और जो पुस्तकें पढ़ते हैं क्या उनको बदल सकती है? The years following 1789 in France saw many such changes in the lives of men, women and children. तो इसका जवाब हमें मिला कि ऐसा हो सकता है नहीं। फ्रांस में 1789 में जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है, उससे आगे आने वाले जितने भी वर्ष थे, साल थे, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखे गए आदमियों की, औरतों की और बच्चों के जीवन में। The revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. So revolutionary governments जो जितने भी बनती थी, वो अपने आप ही ऊपर अपनी जिम्मेवारी ले लेती थी कि हम ऐसे कानून बनाएंगे जो कि आइडियल्स यानी कि आदर्श हैं लिबर्टी और इक्वालिटी के, वो एवरीडे यानी कि हमारी एक आम जो जीवन है उसमें प्रैक्टिस किए जाएंगे। वो वन इम्पोर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ द सेंसरशिप। तो इसी तरह का जो एक इम्पोर्टेंट एक बदलाव किया गया, कानून बनाया गया, वो कब था? 1789 में। जैसे ही हमारी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, समर के टाइम था, बास्तिल नामक जहाँ पर एक जो जेल है, प्रिजन है, उसको उन्होंने उड़ा दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस समय पर एक डिसीजन लिया गया कि जो सेंसरशिप है उसको एबोलिश किया कर दिया, यानी कि सेंसरशिप को हटा दिया गया। इससे पहले क्या था? इन ओल्ड रेजिम ऑल रिटन मटेरियल्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेज could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king। तो राजा ने अपनी एक टीम बना रखी थी, सेंसर बोर्ड था। जब 1789 से पहले ऐसा होता था कि कोई भी जो कल्चरल चीज़ है, एक्टिविटी है, कोई रिटन मटेरियल जैसे कि बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, कोई नाटक है, पहले जो राजा की एक जो ग्रुप होता था, सेंसर बोर्ड, उसको चेक करता था। उनको लगता था कि राजा के खिलाफ कोई है तो उसको पास नहीं करते थे वो। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। परंतु अब चेंजेस ला दिए गए थे, सेंसरशिप को हटा दिया और ऐसा बोल दिया गया कि
जो राइट ऑफ मैन है और सिटीजन आम नागरिकों के हैं, उनको अधिकार दिया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, और एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट, कि आप जो अपने विचार हैं उनको व्यक्त कर सकते हो, ये आपका एक नेचुरल राइट है, बाय बर्थ आपको मिला है। न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स flooded the town of France from where they traveled rapidly into the countryside. So न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स बनाई गई, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर्स बनाई गई, वो शहरों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गई हैं फ्रांस के, और वहाँ से फिर आगे वो कहाँ चली गई, बड़ी स्पीड से, बड़ी जल्दी से, शीघ्र ही वो गाँव की ओर भी चली गई। They all described and discussed the events and changes taking place in France. जो जितनी बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स लिखी जा रही थी, पिक्चर्स बनाई जा रही थी, उनमें यही वर्णन किया जा रहा था और उनमें डिस्कस किया जाता था कि जो जो घटनाएं फ्रांस में हो रही हैं और जो जो चेंजेस फ्रांस में इस समय आ गए हैं। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट दैट ओपोजिंग यूज ऑफ द इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये भी एक नई चीज़ आ गई थी कि प्रेस को फ्रीडम मिल गई थी, और कोई भी ऐसा व्यू है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, आप उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ईच साइड ought टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स अपोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। तो कोई भी जो अपोजिशन में बैठे होते थे, एक दूसरे के खिलाफ जो लोग होते थे बैठे, गवर्नमेंट है उनके जो खिलाफ हैं, वो सभी अपनी मांगे मनवाने के लिए क्या करते थे, प्रिंट का सहारा लेते थे अपनी दूसरी पोजीशंस के लिए। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो इन चीज़ों को लेकर नाटक बनाए गए, गाने बनाए गए, और त्योहारों की तरह जो है जुलूस निकाले गए, और इन सभी चीज़ों ने अट्रैक्ट किए बहुत सारे लोगों को अपनी ओर। दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रेस्प एंड आइडेंटिफाई विद आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस। तो यही एक तरीका था जिसको वो अपने अंदर समाहित, अपने अंदर समझ सकते थे उस चीज़ को, एंड आइडेंटिटी विद आइडियाज़, किस तरह के आइडियाज़ से अपनी जान पहचान कर सकते थे वो, जैसे लिबर्टी है, जस्टिस है। दैट पोलिटिकल फिलोसफर्स रोट अबाउट एट लेंथ्स इन टेक्स्ट, जो कि बड़े बड़े फिलोसफर्स ने अपनी बुक्स में लिखा है, लंबी लंबी बुक्स लिखी हैं। ओनली अ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। सो फिलोसफर्स ने जो बुक्स लिखी हैं, कुछ ही लोग थे जो उनको समझ सकते थे, इसलिए इनको जो है प्लेज के द्वारा, सॉन्ग्स के द्वारा और प्रोसेशंस के द्वारा लोगों तक पहुंचाया गया। सो नाउ वी हैव कंक्लूडिंग पार्ट। निष्कर्ष पर हम पहुंच गए हैं, लेसन हमने पूरा रीड कर लिया है। सो जैसे कि उन्होंने बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में दोबारा से जो है स्लेवरी को जो वहाँ पर लागू कर दिया था। सो इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में, 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया फ्रांस का। ही सेट आउट टू कंकर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। अब फ्रांस का सम्राट वो खुद बन गया। अब उसने क्या किया, बाकी जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं आसपास की, उनको जीतने के लिए वो एक यात्रा पर चल देता है। डिस्पोजेसिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिलीज। सो रास्ते में जितनी भी डायनेस्टीज आती थी उनको हटा देता था और अपने किंगडम के अंदर उसको शामिल कर लेता था, जहाँ पर वो अपने फैमिली मेंबर्स को सेट करता था। नेपोलियन सा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। तो नेपोलियन का ऐसा मानना था कि उसकी एक भूमिका है कि पूरे यूरोप में जो मॉडर्नाइजेशन लेके आएगा वो। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कई नए कानून बनाए, जैसे कि प्राइवेट जो आपकी प्रॉपर्टी है आपके पास, उसकी प्रोटेक्शन का अधिकार है। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। तो उससे पहले क्या था, अलग अलग जगह पर अलग अलग वेट सिस्टम था, अलग अलग मेजर सिस्टम था, लेंथ को मापने का सब कुछ। तो उसने क्या किया, एक कॉमन सिस्टम ले आया वहाँ पर वो। इनिशियली मैनी सा नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। शुरू में जब लोगों ने देखा कि हाँ इतना प्रभावशाली व्यक्ति है, तो लोगों को लगा ये लिबरेटर है, आज़ादी दिलवाने वाला है और हमारे लिए आज़ादी लेकर आएगा। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। तो परंतु बड़े जल्दी लोग उनको समझ गए कि जो नेपोलियन की आर्मीज हैं वो इन्वेडिंग फोर्स यानी कि आक्रमण करने वाली हैं। जब उन्होंने उन पर अपना अधिकार कर लिया था बाकी के आसपास के क्षेत्रों पर, बाद में लोगों को पता लगा कि उनको पॉलिटिकल राइट्स तो नहीं है, राजनीतिक अधिकार कोई दिया ही नहीं जा रहा है। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वोटरलू इन 1815। जो प्रसा है यानी कि पोलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मन वाला जो कुछ पार्ट है, वहाँ के जो राजाओं ने मिलकर उनको सभी को अंततः 1815 में हरा दिया। और वो जगह कौन सी थी, वोटरलू। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन वॉज नेपोलियन बोनापार्ट डिफीटेड? सो ही वॉज डिफीटेड in 1815 in the Battle of Waterloo. Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left.
सो नेपोलियन के जाने के बाद भी जो जो एक नए आइडियाज़ लेके आया था मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, लिबर्टी के मॉडर्न जो आधुनिक कानून बनाए, उन चीज़ों का प्रभाव उसके बाद भी लोगों पर देखा गया। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें संपत्ति के रूप में, विरासत के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिली क्या है? द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं और जो आज़ादी का एक आइडिया वो हमें मिला। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। सो 19th सेंचुरी में फ्रांस से बाहर गए आइडियाज़ जो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के हैं और भी कंट्रीज में पहुँचे। वेयर फ्यूडल सिस्टम्स वर एबोलिस्ड, जहाँ पर फ्यूडल सिस्टम को जो है ख़त्म कर दिया गया था। colonized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state। सो जितनी भी कंट्रीज़ को दूसरे देशों के द्वारा जो है अपने अधिकार में लिया गया था, कॉलोनीज बनाया गया था, वहाँ के लोगों ने क्या किया है, जो फ्रीडम का आइडिया है बॉन्डेज से उन्होंने लिया है कि वो मूवमेंट उन्होंने आंदोलन करने स्टार्ट करे और उन्होंने एक ट्राई किया कि सोवरेन नेशन स्टेट बनाई जाए, यानी कि प्रभुता संपन्न। सो टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स who responded to the ideas coming from revolutionary France। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एक और बनता है कि भारत में से किन्हीं ऐसे दो पर्सनैलिटीज़ के कैरेक्टर्स के नाम बताएं जिन्होंने फ्रांस से आने वाले आइडियाज़ को जो है वेलकम किया। सो दीज टू कैरेक्टर्स वर टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय। सो दैट्स ऑल अबाउट द lesson, the French Revolution. This was the last video. Thank you very much.